नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। केदारनाथ के गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा हेली सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। आपको बता दें, धामी सरकार हादसे के बाद एक्शन मोड में आ गई है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि चार धाम में लगे सभी हेली ऑपरेटरों और पायलटों की उच्च हिमालय क्षेत्रों में उड़ान अनुभवों की जांच होगी। सभी हेली ऑपरेटरों के साथ बैठक के बाद ही दोबारा हेली सेवा को सुचारू किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में अब हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए देहरादून में कॉमन कमांड और कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें डीजीसीए, आपदा विभाग, सिविल एविएशन, यूकाडा, हेली ऑपरेटर कंपनी के अधिकारियों की तैनाती होगी। इस दौरान सीएम धामी ने सचिव गृह की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने को भी कहा है, जिसमें डीजीसीए, यूकाडा, नागरिक उड्डयन विभाग, एटीसी के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में रहेंगे। यह समिति जून सुरक्षा वही साथ साथ प्राथमिकता में रखते हुए मानक प्रचालन नियमावली का प्रारूप बनाएगी। तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसी के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। वही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण अब आसान और निःशुल्क कर दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। आपको बता दें, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक भी अपने अधिकारों से वंचित न रहे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह एक ऐतिहासिक बदलाव है। नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता ने राज्य में एक नई सामाजिक चेतना और न्यायपूर्ण व्यवस्था की नींव रखी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण की यह प्रक्रिया अत्यंत सरल और पारदर्शी है। हमारा यह स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी नागरिक केवल आर्थिक कारणों से अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित न रह जाए। इसी उद्देश्य से 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क किया गया है। अब तक यूसीसी के अंतर्गत लगभग 2 लाख से भी अधिक विवाहों का पंजीकरण हो चुका है। यह आंकड़ा इस ऐतिहासिक व्यवस्था में आपके विश्वास और सहभागिता का प्रतीक है। मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि जिनका विवाह इस कानून के लागू होने से पहले हो गया है, वे सभी आगे बढ़कर ऑनलाइन माध्यम से विवाह का पंजीकरण। वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कल यानी मंगलवार 17 जून को पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए देहरादून में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, स्वास्थ्य और सूचना विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक जांच और परामर्श देंगे। शिविर रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे के बाद बड़ा फैसला लिया गया। आरएन एविएशन की 4 धाम सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। वही डीजीसीए ने ट्रांस भारत एविएशन के 2 पायलटों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए। सुरक्षा कारणों से 15 और 16 जून को 4 धाम यात्रा के सभी चार्टर और शटल हेलीकॉप्टर सेवाएं भी निलंबित रहेंगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने ऋषिकेश, हरिद्वार और विद्युत लाइनों को भूमिगत करने, जल विद्युत और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए वायलेबिलिटी और गैप फंड, पिटकुल की परियोजनाओं के लिए अनुदान और प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में बदलाव की मांग की है। साथ ही धामी ने RRTS को हरिद्वार तक विस्तारित करने का भी आग्रह किया। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने केदारपुरम स्थित महिला कल्याण और पुनर्वास केंद्र में महिलाओं और बच्चों के साथ 7 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने सभी प्रतिभागियों के साथ योगासन में प्रतिभाग किया। उन्होंने आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में अनेक स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। वहीं इसी की तैयारी के लिए विभिन्न विभागों में साप्ताहिक योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। वहीं साथ ही इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह पूरी दुनिया में योग की अलग जगाई है, उससे आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति और योग परंपरा को अपना रहा है। बच्चों को बचपन से योग से परिचित कराना चाहिए, तभी स्वास्थ्य उत्तराखंड और स्वस्थ भारत का सपना साकार होगा। तीसरी पंचायत चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस मंथन करे तो दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी मामले को लेकर कहा है कि कांग्रेस की अगर बैठक अभी से हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में हास्य द्वंद्व शुरू हो जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी तिथि घोषित होते ही अपने पर्यवेक्षकों को भेजेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के पर्यवेक्षक हर जिले में जाकर प्रत्याशियों के चयन को लेकर काम का प्रारंभ किया जाएगा। वहीं भट्ट ने कहा कि इस बार प्रत्येक पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधान का चुनाव लड़ेगी। वही बीडीसी से लेकर जिला पंचायत को चुनाव लड़ेगा। जैसे हमने अधिकांश ब्लॉक में अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए हैं, जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था। चुनाव को लेकर बड़ी धूमधाम के साथ चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस की बैठक अभी से अगर हो रही है तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस में आज से द्वंद्व प्रारंभ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी चुनाव की तिथि घोषित होती है, अपने पर्यवेक्षकों को हम लोग भेजेंगे। हमारे पर्यवेक्षक प्रत्येक जिलों में जाकर और जिला पंचायत स्तर पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। हमने तय किया है कि प्रत्येक ग्राम सभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान का चुनाव लड़ेगा। बीडीसी वार्ड में हमारा कार्यकर्ता बीडीसी चुनाव लड़ेगा। और जैसे पिछली बार हमने सभी विकास खंडों में, अधिकतर विकास खंडों में हमने अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए थे, जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था। इस बार हम 100% जिला पंचायतों को अधिकतम ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हम अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए। वही उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हुए अभी 45 दिन ही हुए हैं, लेकिन प्रदेश में 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई है जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। वही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए इसे सरकार का फेलियर बताया। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि विगत दिनों प्रदेश में चल रही हेली सेवाओं के बारे में उन्होंने राज्य सरकार से प्रदेश में एयर ट्रैफिक कंट्रोल नियमावली कड़ाई से लागू करने की मांग की थी। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि वो हेली सेवाओं के मामले में सख्ती से और ट्रैफिक नियमावली को लागू करवाए और यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये 5वीं घटना है। अभी 1.25 महीना अभी 4 धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं है। एटीसी का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो नियमावली है उसका अता पता नहीं है, सेफ्टी के कोई ऑडिट नहीं है। सरकार ने किस प्रकार से इन हेली कंपनीज को परमिशन दी है, क्या सेफ्टी ऑडिट हुआ भी है या नहीं हुआ है, हेलीकॉप्टर्स की क्या कंडीशंस हैं, उनके इंजन्स की क्या कंडीशंस हैं, उसमें चलने वाले पायलट
वहीं प्रदेश में लगातार हो रही हेली दुर्घटनाओं के बीच एक बार फिर रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट सहित 7 लोगों की जान चली गई। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। गोदियाल ने साथ ही कहा 40 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर की 5 दुर्घटनाएं होना दुखदायी है और इसका हमारे यात्रा के स्कोप पर विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। सरकार हेली सेवा का संचालन करने वाली कंपनियां पर नियम कानूनों को सख्त करे। वही उन्होंने साथ ही कहा कि हेलीकॉप्टर का उड़ना नियम के अनुसार था, ये परखा जाना चाहिए और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी यूकाडा है उन्हें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे मामले की पुनरावृत्ति न हो। केदारनाथ यात्रा में यात्रियों के परिवहन के काम में लगे हुए हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार आया है। बहुत ही दुखद समाचार है और ये बताया जा रहा है कि करीब 5 यात्री या 5 लोग उसमें हताहत हुए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जिन लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवाई, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहने के लिए, क्योंकि उनके प्रिय परिजन उनसे बिछड़े हैं, परमेश्वर उनको उस दुख को सहने की शक्ति दे। ये बहुत ही दुखद है और खास करके 40 दिन के अंतराल में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना, ये बहुत ही दुखदायी है और निश्चित रूप में हमारे यात्रा के स्कोप। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि केदार वैली में रविवार को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया गया था। सुबह से ही मौसम खराब था और बादल बन रहे थे। उन्होंने साथ ही बताया कि दुर्घटना का असली कारण जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वेदर फोरकास्ट की अनदेखी की गई थी। देखिए, जो वेदर के लिए था वो कल भी अलर्ट है, येलो में वो सब थे ही। और साथ में आप देखेंगे जो सुबह से ही एक्टिविटी शुरू हुई थी और क्लाउड जो है सुबह से ही जो है वहाँ के लिए भी दिख रहे थे। क्लाउडिंग बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग हालांकि अंदर वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो क्लाउड है, लो क्लाउड्स है, वो सब थे जो है। ठीक है, तो हो सकता है वो जो चीज़ें रही हैं वहाँ पे विजिबिलिटी की वजह से या कोई विंड वगैरह स्ट्रॉन्ग रही है जिससे कि जो है बैलेंस में दिक्कत हुई हो, तो वी कैन नॉट से कि मतलब उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो एग्जैक्ट चीज़ पता लगेगी किस वजह से ये चीज़ हो पाई है या हुई है, तो वो चीज़ रहेगी। बाकी ये है कि जो वहाँ पे एक अरेंजमेंट जो प्रॉपर है उसमें हो, तो उसके लिए देखना चाहिए। वही देहरादून जिला अब आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन से लैस हो रहा है। आपको बता दें, आपदा और आपातकाल में लोगों को अलर्ट करने के लिए पहले चरण में 16 और 8 किमी रेंज वाले 15 सायरन प्रमुख स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी की पहल पर रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है। साथ ही जिलाधिकारी सवीन बंसल ने नए सायरनों का परीक्षण किया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने एक बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में लागू सख्त भू कानून का असर दिखने लगा है और नियमों का उल्लंघन कर माफियाओं द्वारा अर्जित हजारों बीघा जमीन का राज्य सरकार में निहित होना इसका प्रमाण है। उन्होंने इस कार्रवाई को सुखद बताते हुए कहा कि यह निर्णय उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जिन्होंने अवैध तरीकों से नियमों का उल्लंघन कर भूमि की खरीद फरोख्त की है। साथ ही उनके लिए नियम तोड़ना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब राजधानी क्षेत्र में 900 बीघा जमीन राज्य सरकार में निहित की गई है। साथ ही अन्य जांच जारी है जो कि बड़ी संख्या के रूप में सामने आएगी। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून लागू किया है, जिससे कोई भी भू माफिया या बाहरी व्यक्ति आकर के यहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण न कर सके और जिस प्रयोजन के लिए जिस व्यक्ति ने ज़मीनें खरीदी हैं या जिस प्रयोजन के लिए व्यक्ति को भूमि आवंटित की गई है, अगर उस प्रयोजन के तहत उस भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उस भूमि का तत्काल प्रभाव से सरकार में निहित करने का आदेश आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और इसी के तहत यह बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि लगभग 1000 बीघा से अधिक ज़मीन जो विभिन्न लोगों के द्वारा
किसी परियोजना के तहत या किसी परियोजना उनको आवंटित की गई थी, उसका उपयोग न किए जाने के कारण उसको सरकार। वहीं बीजेपी द्वारा आगामी दिनों में देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई, जिसके तहत 15 अगस्त तक एक बड़ा शेड्यूल भाजपा ने तैयार किया है, जिसमें प्रमुखता पंचायत चुनाव की तैयारी के साथ साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम और उसके बाद 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। खासतौर पर बीजेपी का फोकस इस बार कांग्रेस शासनकाल के दौरान देश में लगी इमरजेंसी से सभी देशवासियों को अवगत कराना है, जिसके तहत 25 जून से आपातकाल के दौरान लोगों ने क्या क्या कष्ट झेले और किस तरह के हालात उस समय देश के रहे, उससे भाजपा के पदाधिकारी सभी प्रदेशवासियों को अवगत कराएंगे। उस कालखंड को एक काला अध्याय के रूप में मानते हुए बीजेपी नई पीढ़ी को बताने का काम करेगी और उसके बाद 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में वृक्षारोपण के कार्य किए जाएंगे। पार्टी के सभी कार्यक्रम अब चलेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और 25-26 जून को इमरजेंसी के 50 वर्ष हो रहे हैं। उसका काला अध्याय दो पीढ़ी उसके बाद आ चुकी है, तो सारी नई पीढ़ी को उसको बताने की आवश्यकता है कि किस प्रकार लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ, मीडिया पर कुठाराघात हुआ, बिना किसी अपराध के लोगों को जेल में डाल दिया गया, आज़ादी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात हुआ। तो इस प्रकार से सारा इमरजेंसी का में क्या क्या अत्याचार हुए ये सब जनता को बताया जाएगा। और फिर आगे 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिवस भी है, उसको लेकर के 15 अगस्त तक हमारा वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही हल्द्वानी के आवास विकास कॉलोनी से सटे देवखड़ी नाले पर अतिक्रम हटाने के नोटिस से विवाद खड़ा हो गया। वही प्रभावित निवासियों का कहना है कि उनके मकान उन्हें 1980 में आवास विकास परिषद ने आवंटित किए थे और उन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया था। उनका दावा है कि नाले का निर्माण निगम ने रोक दिया था। वही निवासियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और नोटिस रद्द करने की मांग भी की। हल्द्वानी के लोग को परेशान करने का क्या चाहते क्या है? ये हल्द्वानी की जनता है, गौला का पानी पिया हम सबने। ये तो सब बाहर से आए हैं, इनको व्यवहारिकता नहीं पता है शहर में रहने की। जनता को ऐसे परेशान करेंगे हम, किसी हालत में टॉलरेट नहीं करेंगे। अरे जो देवखड़ी नाला जिसके उस पर नोटिस दर्ज पर आया है, वो सारा नाला तो आपने वॉकवे मॉल के नीचे से जो कनाल जो मेरे घर के बगल में बहती है उसमें पानी डाइवर्ट कर दिया। इस गरीब आदमी को यहाँ पे क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? कोई अपना मकान बनाता है, एक एक ईंट के लिए जो उसने संघर्ष, उसने खून पसीना बहाया है, किसी को पता है क्या? खड़ी नाले के नाम पे, जो कि देवखड़ी नाला का कोई औचित्य और अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। कमिश्नर साहब के निर्देश पे ही पहले वॉकवे मॉल से देवखड़ी नाले को मैन नहर में डाइवर्ट कर दिया गया था और 2016-17 में मेयर जोगिंदर पाल सिंह गौरतले द्वारा इस नाले को पूरा नाले के रूप में विकसित किया गया था। अब इतने सालों बाद 2025 में ये लोग इसको कहते हैं देवखड़ी नाला और घरों को नोटिस दे देते हैं और एक साइड को वही आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए एम्स चौकी पुलिस फिर से एक्शन मोड में दिखाई दी। पुलिस ने बाहरी राज्यों से आकर सड़क पर ठेली रेहड़ी लगाने वालों का सत्यापन चेक किया। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक बाहरी लोग बिना सत्यापन के ठेली रेहड़ी लगाते हुए पकड़े गए। पुलिस ने संचालकों को फटकार लगाई और मौके पर ही उनका सत्यापन नहीं करने पर कार्रवाई की। एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिष्ट ने बताया कि समय समय पर चेकिंग अभियान चलाकर बाहरी लोगों के सत्यापन की जाँच की जा रही है। साथ ही जिन लोगों का सत्यापन नहीं मिल रहा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस कर रही है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए बाहरी लोगों को पुलिस सत्यापन करने की सलाह दी है। वहीं उत्तराखंड में भूस्खलन और बारिश के कारण 3 मार्ग बंद हो गए। आपको बता दें, राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार इनमें लोक निर्माण विभाग की 1 और PMGSY की 2 सड़कें शामिल हैं। साथ ही बंद मार्गों में 2 पिथौरागढ़ जिले और 1 चमोली जिले में इन सड़कों को खोलने का काम जारी।
यात्रा सीजन और वीकेंड के चलते नेशनल हाईवे पर जाम का दबाव देखा गया। पुलिस द्वारा किए गए लाख दावे भी यहां विफल होते नजर आए। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर मुख्य चौराहे तक यातायात व्यवस्था चरमराई हुई नजर आई। वहीं प्रमेंद्र सिंह डोभाल एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि वीकेंड हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। केवल ट्रैफिक से ज्यादा दबाव के चलते वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। आने वाली गाड़ियों का दबाव ज्यादा है। हमारे पुलिस के जवान और पैरा मिलिट्री के जवान ड्यूटी पर लगे हुए। वहीं शंकराचार्य चौक, अलकनंदा होटल के सामने चंडी चौक पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है, लेकिन अगले वीकेंड पर यह स्थिति सुधरी जाएगी। पूर्व से हमारी तैयारियां काफ़ी हम लोग कर चुके हैं। सभी जो हमारे एसपी सिटी है, एसपी ट्रैफिक है और उनकी पूरी टीम लगातार पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों के द्वारा इसमें फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। जो हमारे रूट डाइवर्जन प्लान है वो इस बार हम सख्ती से लागू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस वीकेंड को हम और भी बेहतर तरीके से संचालित करेंगे। हरिद्वार के भूपतवाला का सरकारी डिग्री कॉलेज करीब 5 साल से आश्रम के कमरों में चल रहा है। सरकार की लाख कोशिश के बाद भी प्रशासन डिग्री कॉलेज को जमीन मुहैया नहीं कर सकी, जिसकी वजह से डिग्री कॉलेज के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो जमीन नहीं मिलने के कारण अब डिग्री कॉलेज को भूपतवाला से शिफ्ट किया जा सकता है। उच्च शिक्षा विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी AS उनियाल के मुताबिक विभाग जमीन खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हरिद्वार शहर में जमीन नहीं मिल पा रही। ऐसे में हरिद्वार के दूसरे जिसमें भी हिस्से में जमीन उपलब्ध होगी वहां कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जाएगी। जमीन खरीदने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जैसे कभी कुंभ का ईयर आ गया या कभी जो है अन्य जो है कावड़ मेला आ जाता है अन्य, तो उसमें जो है व्यवधान जो है मेला क्षेत्र में तो व्यवधान रहेगा, उसमें कॉलेज बंद रहेगा। तो ऐसे में जो है कोशिश की जा रही है कि जो है कुछ ऐसी जगह हमें मिल जाए कि जहाँ पर जो है यदि हम जो है पैसा दे के भी हमें जो खरीदना पड़े, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि यदि हमें जो पैसा देकर भी जो है कहीं जो है ज़मीन मिल जाती है तो हम जो उसके लिए प्रयासरत हैं। जो है अधिकारी जो है उसके लिए जो बना दिया जाएगा, शीघ्र जो है एक नोडल अधिकारी बना दिया जाएगा, जिसमें कि जो है ज़मीन, क्योंकि हरिद्वार क्षेत्र में ज़मीन जो है मिलना बहुत मुश्किल है। यदि ये BHEL या इस साइड में भी कहीं मिल जाती है हमें बाय द वे, क्योंकि पहले शायद हमारी कोई ज़मीन थी यहाँ पर। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।